गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आज जो यूटिलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसको मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको कन्वे किया था यूटिलिटी की ओवरऑल हमारे पास तीन थ्योरीज है, जिसमें कार्डिनल यूटिलिटी आएगा, ऑर्डिनल यूटिलिटी यानी कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, और तीसरा आता है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। तो आज हम करेंगे जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, दैट इज इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, या जिसको आप बोल सकते हो ऑर्डिनल अप्रोच। अब बच्चों एक चीज याद रखना, सबसे पहले यहां पे जो पहला क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास ये जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है, इस कंसेप्ट की सबसे पहले किसने बात की थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो ऑर्डिनल वर्ड है ना, इसकी सबसे पहले बात किसने की थी? परेटो ने। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात परेटो ने की थी। ऑर्डिनल यूटिलिटी की थ्योरी किसने दी है? ये इंडिफरेंस कर्व अप्रोच की जो थ्योरी है वो किसने हमारे पास दी है? वो दी है हिक्स और एलन ने। किसने दी है? हिक्स और एलन। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बनता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आपको मैथ्स जो कॉलम में पूछा होगा ऑर्डिनल यूटिलिटी या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, ना हिक्स का नाम होगा ना एलन का नाम होगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, परेटो नाम वहां पर होगा। ठीक है, क्योंकि ये टर्म डिराइव परेटो ने की थी, ओरिजिन परेटो पे आएगा इसका। अब देखो बच्चों, हमारे पास ये ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। ऑर्डिनल का मतलब होता है जहां पे भी आप यूटिलिटीज को कंपेयर तो कर रहे हो, आप ये तो जरूर देख रहे हो कि कौन सी कमोडिटी से कितनी यूटिलिटी मिल रही है, बट रैंकिंग के बेस पे आप कर क्या रहे हो? जितनी भी कमोडिटीज है उनको ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो, रैंक में अरेंज कर रहे हो, एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज कर रहे हो। जिस कमोडिटी से सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिलती है, रैंक 1, फिर रैंक 2, फिर रैंक 3 एंड सो ऑन। तो यहां पे यूटिलिटी को कंपेयर तो किया जा रहा है, बट रैंक्स असाइन किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास दो फ्रूट्स है, एक एप्पल है और दूसरा बनाना है। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि एप्पल और बनाना में से मुझे ज्यादा, मेरा पर्सनल फेवरेट है एप्पल, तो एप्पल से मुझे ज्यादा यूटिलिटी डिराइव होगी। तो एप्पल को मैं दे दूंगा रैंक 1, बनाना को दे दूंगा रैंक 2, और जो बाकी फ्रूट्स हैं उनको सो ऑन 3, 4, 5। तो मैंने यूटिलिटी को कंपेयर किया बेसिकली और रैंकिंग असाइन की। इसे ऑर्डिनल यूटिलिटी कहा जाता है, जहां पे कंज्यूमर जर्नली दो कमोडिटीज को कंपेयर करता है, उसमें से जिसको भी चूज करेगा वो रैंक 1, दूसरा रैंक 2। तो ऑर्डिनल का मतलब है रैंक्स असाइन करना, ऑर्डर में अरेंज करना कमोडिटीज को, इसे ऑर्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लिख लो इसको। अब यहां पे ना बच्चों एक और क्वेश्चन बनेगा जो नेम के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन बन सकता है, बार बार हम एक चीज की बात कर रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व। आप लोगों ने अपनी कॉपी में पेन डाउन करना है, इंडिफरेंस कर्व टर्म दी किसने थी, किसने इंडिफरेंस कर्व को सबसे पहले यूज किया था। अब देखो 80% बच्चों को नहीं पता होगा, इंडिफरेंस कर्व आप सबको पता है, आप +1 से पढ़ते आ रहे हो, बट ये हमें नहीं पता होता कि ये दिया किसने था। तो जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमारे पास किसने दिया था? एजवर्थ। करते हैं ना हम, बॉक्स डायग्राम बनाते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट लाइन बनाते हैं, फिर इस तरीके की चीजें बनाते हैं जी, वो उस वाले एजवर्थ की मैं बात कर रहा हूं। तो इकोनॉमिस्ट का नाम क्या है? एजवर्थ। तो इंडिफरेंस कर्व सबसे पहले यूज किया था एजवर्थ ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो मेन चीज आती है कि ये जो थ्योरी है हमारे पास, इसकी एजम्पशंस क्या है या क्या इसका क्रक्स रहेगा। तो बच्चों इसके एजम्पशन में से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहली एजम्पशन आ जाएगी अगेन रैशनल, कि एक इंडिविजुअल रैशनल है, सोच समझकर डिसीजन लेगा। सेकेंड इसकी इंपॉर्टेंट एजम्पशन आ जाती है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? मुझे पता है मेरे प्रेफर्ड बंडल ऑफ गुड्स कौन से है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? मुझे पता है मेरा फेवरेट फ्रूट कौन सा है और मैं उसी को कंज्यूम करूंगा। आज भी मैं एप्पल ही कंज्यूम करूंगा ओवर बनाना,
कल भी मैं एप्पल ही कंज्यूम करूंगा ओवर बनाना, और आज से 2 महीने बाद भी। कहने का मतलब है इसने एज्यूम किया था कि हमारे पास जो गुड्स आप प्रेफर कर रहे हो, जो गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हो, उसमें आप कंसिस्टेंट हो। ऐसा नहीं है कि आपकी जो चॉइस है वो चेंज होती रहेगी। ऐसा नहीं है आज एप्पल पसंद है, कल बनाना, परसों लीची। नहीं, आपके जो प्रेफर्ड बंडल ऑफ गुड्स है वो क्या रहेंगे? कंसिस्टेंट। आपके जो चॉइसेस है वो क्या रहेगी? कंसिस्टेंट रहेंगी। ठीक है। तीसरा हमारे पास आ जाता है ये जो ऑर्डिनल यूटिलिटी की थ्योरी है, ये बेस्ड है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। अब ये टर्म आपको पता ही होगा। रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि आप कितना विलिंग हो कि मैं ज्यादा से ज्यादा एक्स गुड को कंज्यूम करता हूं और वाई को रिप्लेस कर देता हूं। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि अब मैं एक्स को ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूं और वाई की मैं डिमांड कम कर रहा हूं। तो यानी कि जो एक्स कमोडिटी है उसने सब्स्टिट्यूट कर लिया, रिप्लेस कर लिया वाई कमोडिटी को। क्यों? क्योंकि अब मैं विलिंग हूं कि मैं ज्यादा एक्स को कंज्यूम करूं। कोई भी रीजन हो सकता है, एक्स का प्राइस कम है मैं इसलिए कंज्यूम कर रहा हूं। आज के टाइम में एक्स जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, मैं इसलिए कंज्यूम कर रहा हूं। मेरी इनकम के साथ जा रहा है, मैं इसलिए कंज्यूम कर रहा हूं। कोई भी रीजन हो सकता है। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी की थ्योरी किस पे बेस्ड है कि दो कमोडिटीज है आपके पास और इन दोनों को आप एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस कर सकते हो। जब मन करे एक्स की जगह वाई कमोडिटी कंज्यूम करो, जब मन करे वाई की जगह एक्स कमोडिटी कंज्यूम करो। ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर ये बेस्ड रहेगा। फोर्थ इसकी जो एजम्पशन आ जाती है वो आ जाती है ट्रांजिटिव। क्या आ जाएगा? ट्रांजिटिव। यार आप लोगों ने बताना है, अपनी कॉपी में लिख लेना, ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव की जो एजम्पशन इसका क्या मतलब है। क्योंकि देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एजम्पशंस ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। क्या क्वेश्चन बन सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एजम्पशंस ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। अब यहां से क्वेश्चन कैसा बन रहा है? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4 और अब आपको ए भी पता है, 2 भी पता है, 3 भी पता है, बट चौथा नहीं पता आपको। तो आप इसको छोड़ तो सकते नहीं, क्योंकि हर में यहां पे 4 आ ही रहा है मेरे पास, तो मैं इसको मिस आउट कर नहीं सकता। तो अगर मेरे को ये 3 एजम्पशंस भी पता है ना, मैं फिर भी क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये चौथी नहीं मेरे को पता, मैं यहां पे फंस गया। इसीलिए इन एंड आउट पूरा पता होना चाहिए आप लोगों को। एक भी पॉइंट अगर मिस आउट हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएगी क्वेश्चन में। ठीक है। तो ट्रांजिटिव का मतलब है कि मुझे पता है कौन से गुड के ऊपर मैं क्या प्रेफर कर रहा हूं। हम लोग बोलते हैं ना, लेमन टर्म्स में हम बात करते हैं कि हमारे पास 3 लड़के हैं, 3 लड़कों का नाम है ए, बी और सी। अब मैं बोलता हूं ए की हाइट ज्यादा है बी से, बी की हाइट ज्यादा है सी से, तो ऑटोमेटिकली ए सी से भी बड़ा हो जाएगा इस रिलेशन के बेस पर। ए लंबा है बी से, बी लंबा है सी से, तो ऑटोमेटिकली क्या पता चल गया? ए सबसे बड़ा है सी से। इसको ट्रांजिटिव कहा जाता है, जहां पे आपको पता होता है कौन से गुड्स आप प्रेफर कर रहे हो। आपको पता होता है आपने एप्पल के ऊपर बनाना खाना है, आपको पता होता है चाउमीन के ऊपर मोमोज कंज्यूम करने हैं, आपको पता होता है कि मैंने ओट्स खाने हैं या पनीर खाना है। समझ रहे हो? आपको पता होता है आपके प्रेफर्ड बंडल ऑफ गुड्स कौन से हैं, और उन गुड्स के बंडल के लिए आप हमेशा कंसिस्टेंट रहोगे। तो ये 4 इसकी बेसिक एजम्पशंस आती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है यहां पे? एजर्शन और रीजन का। जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या फिर गॉसेन सेकेंड लॉ। और आपका जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है ये किस पे बेस्ड है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे। तो थोड़ा सा बच्चे ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। कि ये सारी चीजें तो पढ़ ली, बट इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा हमारे पास? तो इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशंस है, ध्यान से सुनना। जो पहली कंडीशन होती है उसको आप बोलते हो कि ये नेसेसरी कंडीशन है, और दूसरी को आप बोलते हो सफिशिएंट। क्या क्या कहेंगे? जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है या जो पहली कंडीशन है वो क्या होती है?
इट इज अ नेसेसरी कंडीशन, और दूसरी क्या होती है, सफिशिएंट होती है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, कंडीशन पढ़ के चले जाएंगे, बट जब वहां पूछेंगे बताओ कौन सी नेसेसरी है कौन सी सफिशिएंट, आप ब्लैंक होगे। तो ये चीज ध्यान रखना। तो जो नेसेसरी कंडीशन होती है हमारे पास, वो होती है कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो क्या है, टेंजेंट आपके बजट लाइन के, ठीक है, जिसको हम इस तरीके से बनाते हैं, ये बजट लाइन आ गया और ये मेरी इंडिफरेंस कर्व की टेंजेंसी आ गई। तो ये मेरी पहली कंडीशन है। दूसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि ये जो इंडिफरेंस कर्व आप बना रहे हो ये हमेशा क्या होना चाहिए, कन्वेक्स होना चाहिए। इंडिफरेंस कर्व की शेप क्या होनी चाहिए, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा कि इसके अलावा भी और कोई शेप होती है इंडिफरेंस कर्व की, क्योंकि मैंने तो यही पढ़ा है कि इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स ही होता है, कन्वेक्स ही बनाते आए हैं हमेशा से। तो जब मैं बोल रहा हूं कि इंडिफरेंस कर्व शुड ओनली बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी कि इसके और भी शेप्स होंगी हमारे पास। बट ये लिख लो पहले कि ऑर्डिनल यूटिलिटी की इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, नेसेसरी और सफिशिएंट। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारे पास एक बार बात करते हैं कि हमारे पास शेप्स क्या होती है इसकी। तो देखो अगर तो आपके पास x और y ये दो कमोडिटीज है, ये दोनों आपस में परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, सरल भाषा में कहूं, परफेक्ट का मतलब है जितनी यूटिलिटी और सैटिस्फैक्शन आपको एप्पल खाने से मिल रही थी उतनी ही बनाना खाने से भी मिल रही है। तो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट आप इनको कर सकते हो, एप्पल की जगह बनाना, बनाना की जगह एप्पल। आपकी यूटिलिटी में, सैटिस्फैक्शन में असर नहीं पड़ेगा। ये लेमन टर्म्स में मतलब है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का। दूसरा इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जब रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जब इनको बार बार आप सब्स्टिट्यूट करते रहोगे, एक दूसरे की जगह यूज करते रहोगे, तो जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है डिमिनिश नहीं होगा हमारे पास। ऐसा नहीं होगा कि बार बार जब आप x और y को एक दूसरे से रिप्लेस कर रहे हो, वहां से जो यूटिलिटी आपको मिलनी थी वो फॉल कर रही है, डिक्लाइन कर रही है, अब वो पहले वाली बात नहीं रही, ये सब चीजें नहीं होंगी। परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो रेट है सब्स्टिट्यूशन का वो डिमिनिश नहीं होगा, इट विल नॉट डिमिनिश, तब वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है हमारे पास। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी कमोडिटी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो इंडिफरेंस कर्व की शेप क्या होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, ये होएगा इंडिफरेंस कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, एक सीधी लाइन, जैसे डिमांड कर्व बनता है, बजट लाइन बनता है, वैसी एक सीधी लाइन आ जाएगी जब भी आपके पास क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। ये आपका पहला क्वेश्चन बना कि हमारे पास इंडिफरेंस कर्व की शेप क्या होगी अगर कमोडिटीज परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, अब देखो दूसरा हमारे पास आ जाता है कि अगर आपके पास दो कमोडिटीज हैं और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, आपके पास क्या है, दो कमोडिटीज है, एक्स कमोडिटी और वाई, और ये दोनों सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आ जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जो एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, जो एक अकेला गुड कुछ नहीं कर पाएगा, दोनों गुड्स चलेंगे तो एक साथ चलेंगे। जैसे मेरा मार्कर है, अब इस मार्कर में अगर इंक नहीं है तो उसका कोई काम नहीं है, समझ रहे हो, और खाली इंक है उसका भी कोई काम नहीं, खाली इंक से मैं लिख नहीं सकता। तो ये जो मेरा मार्कर है और मेरी जो इंक है ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दोनों एक साथ चलेंगे। या आपके पास एक गाड़ी है पेट्रोल वाली, ठीक है, अब आपके पास अगर पेट्रोल है तभी गाड़ी चलेगी, पेट्रोल का भी तभी काम है अगर आपके पास गाड़ी है, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है दो गुड्स है, दोनों को एक साथ ही यूज किया जाएगा। तो अगर दो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है हमारे पास, यानी कि सब्स्टिट्यूशन क्या है, जीरो, आप इनको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते मैं तो खाली इंक ही यूज करूंगा, मुझे पेन की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं गाड़ी ले जाता हूं, पेट्रोल और डीजल की मुझे जरूरत नहीं है, नहीं, तो आप इनको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा, यहां पर जीरो आएगा। ये गुड्स के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यहां पर जो शेप होती है इंडिफरेंस कर्व की वो होती है एल शेप।
इस तरीके का बनेगा, ये इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व की शेप क्या होगी, एल शेप इंडिफरेंस कर्व बनेगा। ये चीज याद रखना, जब भी आपके पास जो सब्स्टिट्यूशन है वो शून्य है, जीरो है हमारे पास। ठीक है, तीसरा हमारे पास केस क्या आ जाता है, जहां पे हम बात करते हैं कन्वेक्स की। अब हम बात करेंगे कि मेरे पास जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी शेप क्या है, ये शेप है जो आप लोग पढ़ते हो, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कन्वेक्सिटी का मतलब क्या होता है, दो चीजें याद रखना। कन्वेक्स का मतलब है एक तो जो गुड्स हैं आपके पास यहां पे, उनको आप परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, यानी कि एक्स और वाई है, इन दोनों को एक दूसरे की जगह आप यूज कर सकते हो, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। बट एक टाइम आता है आपके पास, अब देखो यहां तक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चल रहा है अच्छे तरीके से। ठीक है, यहां तक मेरा ये जो कर्व है ये क्या चल रहा है, ये देखो स्ट्रेट लाइन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग चल रहा है, बढ़िया। बट एक पॉइंट आएगा जिसके बाद रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश होना शुरू हो जाएगी, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। यूटिलिटी जो सब्स्टिट्यूट करने पे मिल रही थी वो फॉल होना शुरू होगी, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, जिस करके जो शेप है वो कन्वेक्स बनती है। तो जहां पे भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, बट परफेक्ट के साथ क्या, कॉन्टिन्यूअस सब्स्टिट्यूशन, आप बिना रुके गुड्स को सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हो, जिस करके जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है एक्स और वाई का, वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, फॉल कर रहा है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास कन्वेक्स शेप कब बनेगी, जब गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, गुड्स परफेक्टली डिविजिबल है, बट देयर इज कंटिन्यूअस सब्स्टिट्यूशन, और कंटिन्यूअस सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्लाइन या डिमिनिश होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आपने बाई चांस इसको लिखना भी है तो आप इसको बोलते हो कि स्लोप क्या है इंडिफरेंस कर्व की। स्लोप का मतलब अगेन यही होता है चेंज, स्लोप वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, चेंज, जो कि बदलाव बता रहा है। तो देखो मेरा जो कर्व है वो भला चंगा डाउनवर्ड स्लोपिंग था, सीधी लाइन जा रही थी, बट इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा था कि मेरा जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है डिमिनिश होना था, मैं फिर भी नहीं रुका, मैं कंटिन्यूसली सब्स्टिट्यूट करता गया, तो मेरे कर्व ने जो शेप है चेंज कर ली और इस तरीके का बन गया। तो जो स्लोप इंडिफरेंस कर्व की वो बताता है चेंज इन इंडिफरेंस कर्व। चेंज किस वजह से आया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ है बच्चों, डिक्लाइन हुआ है, इस करके हम लिखते हैं कि जो स्लोप होती है इंडिफरेंस कर्व की वो हमेशा नेगेटिव होगी। स्लोप इंडिफरेंस कर्व की क्या होगी, नेगेटिव। तो ये आप माइनस का साइन लगाओगे कि स्लोप के इंडिफरेंस कर्व की माइनस एमआरएस, इसका मतलब है रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश हुआ, आप फिर भी सब्स्टिट्यूट करते रहे, तो इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप है वो नेगेटिव होती है, या आप उसको लिख सकते हो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है, माइनस एमआरएस। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा टेक्निकल है बट मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। बच्चों ये चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बुक से पढ़ने में बच्चे को ना डिफिकल्टी होती है, प्रॉब्लम होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती प्रॉपर, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो एक और इसमें टर्म आती है, हम ज्यादातर क्या बोलते हैं, जब भी आप इंडिफरेंस कर्व बनाते हो आप बोलते हो जितना हाई इंडिफरेंस कर्व है, जितना सेंटर पे पॉइंट है, वहीं पे इक्विलिब्रियम है, वहीं पे सैटिस्फैक्शन है, यही चीजें बोली जाती है। बट हमारे पास एक केस होता है मोनोमेनिया। क्या केस हो जाएगा, मोनोमेनिया का केस, जहां पर जनरली आपके पास जो इंडिफरेंस कर्व है वो इस तरीके का बनेगा, यानी कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है आपके पास। ठीक है, और सेंटर में कोई पॉइंट नहीं आएगा, जो इक्विलिब्रियम आएगा बीच में नहीं आएगा, कॉर्नर सॉल्यूशंस आएंगे, यहां पर इक्विलिब्रियम आएगा, कॉर्नर सॉल्यूशन। कॉर्नर सॉल्यूशन का मतलब है कि, या मोनोमेनिया का मतलब होता है कि यार जनरली आप ना अपना सारा का सारा पैसा एक ही कमोडिटी पे लगा देते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके 50,000 रुपए थे, आपने आईफोन लेने में लगा दिए 50 के 50, दूसरी जो कमोडिटी है उसके लिए आपने कोई भी पैसा छोड़ा ही नहीं, आपके पास बजट बचा ही नहीं। तो जब सारा का सारा पैसा एक ही कमोडिटी पे लगा दिया जाता है तो हमारे पास क्या आते हैं, कॉर्नर सॉल्यूशन आते हैं। ठीक है, अगर वाई कमोडिटी पे लगा रहे हो तो यहां, एक्स कमोडिटी पे पैसा लगा रहे हो तो यहां पे आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि मोनोमेनिया का केस क्या है,
मोनोमेनिया का मतलब होता है कॉर्नर सॉल्यूशन। कॉर्नर सॉल्यूशन का मतलब क्या आता है कि आपके पास परफेक्ट सब्स्टिट्यूट थे, आपने सारा जो पैसा था वो एक ही गुड पर लगा दिया, जिस करके आपके पास क्या आए, कॉर्नर पॉइंट्स आए। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चों याद रखना, इंडिफरेंस कर्व के जो नॉर्मल क्वेश्चन है हर बच्चा कर लेगा, बट जब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व पूछा जाएगा, ऑर्डिनल यूटिलिटी टर्म किसने कॉइन की थी पूछा जाएगा, ट्रांजिटिविटी की असम्पशन पूछी जाएगी, शेप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व पूछी जाएगी, हर बच्चा नहीं कर पाएगा। आप लोग करोगे, आपका नाम मेरिट में आएगा। तो ये चीज याद रखना कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोनोमेनिया का हमारे पास। ठीक है, अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो लास्ट कंसेप्ट आता है वो आता है आईसीसी, यानी कि इसको आप बोलते हो इनकम कंजम्पशन कर्व। आईसीसी, इनकम कंजम्पशन कर्व का मतलब क्या होता है, इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज आया, इनकम के चेंज होने से एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया। ठीक है, अब ये जो इनकम कंजम्पशन कर्व है ये इस तरीके का बनता है, इसको बोला जाता है बैकवर्ड बेंडिंग। क्या कहा जाएगा इसको, बैकवर्ड बेंडिंग कर्व कहा जाएगा। अब बच्चों एक चीज आपको यहां पता होनी चाहिए कि हमारे पास अगर ये बैकवर्ड बेंड कर रहा है, ये तो एक तो ये क्वेश्चन आ गया कि इनकम कंजम्पशन कर्व की शेप क्या होगी, आपने बता दिया बैकवर्ड बेंडिंग होगा, बट मेन चीज है कौन से गुड के लिए बैकवर्ड बेंडिंग होगा। क्या बेसिक नेसेसिटीज के लिए बैकवर्ड बेंड करेगा, नॉर्मल गुड्स के लिए बैकवर्ड बेंड करेगा, या इंफीरियर गुड्स के लिए। अब आपको यहां पे एक चीज पता है कि हमारे पास जब ये इनकम बढ़ रही है तो जो मेरी कंजम्पशन है उसमें क्या आता है, चेंज आता है, ये मेरे को डेफिनेशन पता है। ठीक है, बट ये बैकवर्ड कब बेंड करेगा, बैकवर्ड बेंड करेगा जब नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन का मतलब है इनकम तो बढ़ी बट जो उस कमोडिटी की कंजम्पशन है वो फॉल करेगी। ऐसा कब होगा, इंफीरियर गुड्स में होगा, क्योंकि इंफीरियर गुड क्या होते हैं, लो क्वालिटी गुड्स होते हैं। इंफीरियर गुड क्या होते हैं, आप उनको तभी कंज्यूम करोगे जब इनकम लो है आपकी। तो अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो अब आप इंफीरियर गुड्स, लो क्वालिटी गुड्स कंज्यूम नहीं करोगे, जिस करके ये जो इनकम कंजम्पशन कर्व है ये बैकवर्ड बेंडिंग बनेगा। तो इनकम कंजम्पशन कर्व बैकवर्ड बेंडिंग किसके लिए है, इंफीरियर गुड्स के लिए। क्यों, क्योंकि नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है, इनकम और कंजम्पशन के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन बनता है, इस करके मेरे पास ये क्या आएगा, बैकवर्ड बेंडिंग आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज बच्चों यहां पर याद रखना। अब देखो यहां तक भी बच्चा फिर कर लेगा, मेन चीज है मुझे ये पूछो ये डायग्राम बना के कि कौन सा गुड इंफीरियर है, दो गुड्स है एक्स और वाई। अब मुझे ये पूछा है कि कौन सा गुड इंफीरियर है, गुड एक्स इंफीरियर है या गुड वाई इंफीरियर है इस पर्टिकुलर डायग्राम में। सोचो आपको ये दे दिया जाए, एक डायग्राम बना के दिया जाए और पूछा जाए बताओ कौन सा गुड यहां पे इंफीरियर है, फिर बच्चा फंस जाएगा। तो आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस पर्टिकुलर डायग्राम के बेस पर विच कमोडिटी इज इंफीरियर गुड, एक्स कमोडिटी इंफीरियर है या वाई कमोडिटी इंफीरियर है। तो स्टूडेंट्स ये चीज याद रखना, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच काफी इंपॉर्टेंट है, शेप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व याद रखना, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व याद रखना और नाम याद रखना, ऑर्डिनल यूटिलिटी किसने दिए, दैट्स इट। ये तीन चीजें आपने इसमें अच्छे से याद रखनी है। कमेंट में जरूर आप लोग इसके बारे में बताना। तो स्टूडेंट्स आपने कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी अच्छे से रिवाइज कर लेना है। मैं आज शाम तक आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चंस बनाकर टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, तो आप ग्रुप जरूर ज्वाइन किए और वहीं पर मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। कल स्टूडेंट्स हमने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करना है जो कि आएगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से एक क्वेश्चन डेफिनेटली हमें आता ही आता है, काफी कंफ्यूजिंग और बड़ा चैप्टर है, क्रक्स से करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।